हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो हम लोगों का एग्जाम हो रहा है 3 अगस्त से स्टार्ट। और मेरे को उम्मीद है कि आप लोगों ने तैयारी जहां से भी की है, जैसे भी की है, बहुत अच्छी तैयारी अब तक कर ली होगी। और अगर नहीं की है, जैसे कि स्पेशली आरआरबी एलपी सीबीटी2 वाले स्टूडेंट्स को बहुत कम समय मिला है, तो उनके लिए मैंने एक स्पेशली एक चीज लॉन्च की थी, जिसमें कि मैंने ये 5 चीजें प्रोवाइड करवाई। और ये सारी की सारी चीजों की इंफॉर्मेशन मैं बाद में दूंगा। फिलहाल आप जिस चीज के लिए हम यहाँ पर हैं कि पेपर को हमें किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। देखिए, किसी भी स्टूडेंट को 100% पेपर नहीं आता है, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों ने सुना होगा, चाहे वो यूपीएससी हो, नीट हो या कहीं नीट वगैरह में तो फुल बाई फुल मार्क्स ले आते हैं बच्चे। यूपीएससी के बच्चों को भी पूरा पेपर नहीं आता है, आईएएस के बच्चों को मतलब पूरा पेपर नहीं आता है। वो लोग भी ना आते हुए भी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं, तो उसके पीछे कुछ टेक्निक्स होती हैं। साइंटिफिक गैस करना उन लोगों को आता है, इलेमिनेट करना आता है ऑप्शंस को, अप्रोक्सीमेशन मेथड आते हैं उनको। इन चीजों के दम पे वो सही आंसर तक पहुंच जाते हैं। हमारा ये मतलब नहीं होता, देखिए जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं ना, एमसीक्यूज टाइप जब हमें क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, तो आंसर हमारे सामने ही पड़ा होता है। बस हमें करना क्या है, किसी भी तरीके को अपना के सही आंसर तक पहुंचना है। चाहे तो आप क्वेश्चंस के दम पे डायरेक्ट पहुंच जाओ, चाहे आप ऑप्शंस के दम पे पहुंच जाओ, चाहे आप इलेमिनेट करके पहुंच जाओ, चाहे आप यूनिट से आंसर निकाल के पहुंचो, कैसे भी पहुंचो, बस सही आंसर तक पहुंचो, ये आपका मकसद होता है। अब मेरे प्यारे बच्चों, बात कहां आती है, सबसे ज्यादा दिक्कत होती है जब बच्चे को साइंटिफिक गैस करना ही नहीं आता है। अगर आपको साइंटिफिक गैस करना नहीं आता है, तो आप पेपर में कहीं ना कहीं बाकी लोगों से पीछे रह जाते हैं। और ना सिर्फ पीछे रह जाते हैं, बल्कि वो बच्चे जो साइंटिफिक गैस करना जानते हैं, वो 5-5, 8-8 नंबर आपसे ऊपर ले लेते हैं, और यही मेरिट डिसाइड होती है। तो आपको साइंटिफिक गैस करना जरूर से जरूर सीखना चाहिए। उससे पहले मैं कुछ गोल्डन रूल्स बता देता हूं आपको पेपर में, जिस चीज को आप लोगों को अपनाना है। सबसे पहला गोल्डन रूल यह है कि कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होना चाहिए जो अपने 100 क्वेश्चन ना देखे। अगर आपने अपने 100 क्वेश्चंस नहीं देखे, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आप बाकी स्टूडेंट से पीछे ही रहेंगे। फर्स्ट राउंड में सिर्फ वही क्वेश्चंस करने होते हैं जो आसानी से और बहुत जल्दी बन जाते हैं। पहले राउंड में अगर आप 100 में से 60 क्वेश्चंस, 70 क्वेश्चंस भी बना रहे हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों आप बहुत अच्छा अटेम्प्ट ले रहे हैं। और पहला राउंड 1 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप 60 क्वेश्चंस बना रहे हैं पहले राउंड में और उन्हीं क्वेश्चंस को कर रहे हैं जो क्वेश्चंस आपसे बहुत आसानी से बन रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि 30-40 सेकंड में आप क्वेश्चन बना ले रहे होगे, ज्यादा से ज्यादा 50 सेकंड में बना ले रहे होगे। अगर आप 60 क्वेश्चंस कर रहे हो, तो ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा ही तो लोगे, उससे ज्यादा तो समय नहीं लेना चाहिए। तो मेरे हिसाब से पहला अटेम्प्ट जो है उसमें 50 से 70 के बीच क्वेश्चंस हो जाने चाहिए, और उस अटेम्प्ट को 1 घंटे के अंदर लगभग निपटा लेना चाहिए। और जो क्वेश्चंस आपको लगता है कि डिफिकल्ट है, मैं बना तो लूंगा लेकिन टाइम लगेगा, ऐसे क्वेश्चंस को मार्क फॉर रिव्यू करके निकलिए। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आप सोल्व कर लेते हैं लेकिन आंसर में डाउट रहता है, ऐसे क्वेश्चन का मार्क कर दीजिए, और फिर भी आप उसको क्या कर दीजिए, मार्क करके, मतलब उसका आंसर टिक करके फिर मार्क फॉर रिव्यू करके निकलिए। यानी कि मैं बाद में भी देख सकता हूं, मेरे पास टाइम बचेगा तो, लेकिन वो मार्क्स तो काउंट हो जाएगा, आपने टिक कर दिया तो। क्योंकि समय दिया है तो निश्चित तौर से उस पर टिक करिए और मार्क फॉर रिव्यू करिए, जिससे कि आप बाद में देख सकें, उसका एक अलग ही सिंबल वहां पे देखने को मिल जाएगा। तो गोल्डन रूल में पहली बात आती है, पूरा पेपर देखना कंपलसरी है। पेपर में कम से कम 2 या 3 राउंड मारने ही मारने हैं, ये हो गई बात। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, अपने पेपर को कभी भी आप स्टार्ट करें तो अपने भगवान का नाम लेकर ही पेपर को स्टार्ट करना चाहिए। आप अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह की बात करें, गुरु को मानते हैं, गुरु की बात करें, जिसको मानते हैं आप उनका नाम लेके अपने पेपर को स्टार्ट करें, आपको बेहतर रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। ये मैं खुद बोल रहा हूं, मेरा आजमाया हुआ है, बाकी टॉपर्स को भी मैंने देखा है। मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को देखा है, जिस बच्चे के बहुत अच्छे नंबर थे, बहुत अच्छे, लेकिन वो फिजिकल से 1 दिन पहले बीमार हो जाता है, बुखार आ जाता है। अब आप बताइए, इसे किस्मत नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? बच्चा फिजिकल क्वालिफाई नहीं कर पाया, यूपीएसआई की मैं बात कर रहा हूं, इतने अच्छे नंबर उस बच्चे के, लेकिन 1 दिन पहले वो बीमार हो गया। तो कहीं ना कहीं लक भी काम करता है, कहीं ना कहीं भगवान का आशीर्वाद भी काम करता है। इसलिए नास्तिक ना बने एकदम से। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई साहब वो आपका मन है, लेकिन अपने भगवान का नाम लेकर ही पेपर को स्टार्ट करें, तो आपको ज्यादा बेहतर रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। अब मैं कुछ चीजों के बारे में बात करूंगा यहां पर, जैसे कि यहां पे अभी देखते हैं हम, ये 1 मिनट, कि पेपर को अटेम्प्ट करते समय हमें किन किन चीजों, तो वो 4 बातें पहले आप यहां पर पढ़ लीजिए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बता रहा हूं, आपको एग्जाम में अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं तो ये चीज आपको करनी पड़ेगी। सबसे पहला काम होता है टाइम मैनेजमेंट का। अगर कोई बच्चा पेपर के बाद ये कहता है कि मैं लास्ट के 10 क्वेश्चन नहीं देख पाया,
इस बच्चे से बड़ा बेवकूफ कोई इंसान नहीं है, क्योंकि हो सकता है उस 10 क्वेश्चन में से 5-7 क्वेश्चन इसको आते हुए होते और ये 7 क्वेश्चन बाकी से लीड दे देता, लेकिन इस बच्चे ने क्या किया, बेवकूफियत के चक्कर में, डिफिकल्ट क्वेश्चंस के चक्कर में ये पहले लिपटा रहा और उन क्वेश्चंस ने इसका टाइम खाया और ये लास्ट के 10 क्वेश्चन नहीं देख पाया। और लास्ट में एग्जामिनर हमेशा आसान क्वेश्चंस रखता है, क्योंकि उसको मालूम है कि बेवकूफ बच्चा लास्ट तक पहुंच नहीं पाएगा और लास्ट में आसान क्वेश्चंस होते हैं। बाद में जब आंसर की आती है आप कहते हो अरे यार मैं लास्ट तक चला जाता तो इतने क्वेश्चन कर लेता। तो ये बात आपके मुंह पे नहीं आनी चाहिए पेपर देने के बाद, इसलिए पहले ही ध्यान रखें टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। 90 मिनट के अंदर कम से कम 2 राउंड मारना कंपलसरी है। कोशिश करें कि एग्जाम में ऐसा कोई भी क्वेश्चन ना हो जो आपने देखा ना हो, पेपर में 2 राउंड अवश्य मारें। ये बात वही चीज है, पहले राउंड में केवल उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें जो कम टाइम में पहली बार में बन जा रहे हैं, बाकी क्वेश्चंस को आप मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ें, फिर नेक्स्ट राउंड में कंप्लीट करें। क्वेश्चन समझ में ना आ रहा हो तो उसे आराम से और ध्यान से दोबारा पढ़ें, इससे आपके क्वेश्चन बनने की संभावनाएं रहेगी। एक बार फिर से अगर क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया, उसे आराम से ध्यान से पढ़ोगे, आपको वो समझ आएगा और उसका आंसर देने में आपको आसानी होगी। इसके अलावा मैं कहता हूं, मैंने खुद ने आजमाया है, कई बार मैथ्स का या रीजनिंग का कोई एक आसान सा क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है, मतलब वो रियल में ही गलत आता है और आप बार बार कहते हो इसका साले का आंसर आ क्यों नहीं रहा, आना चाहिए था, क्योंकि ये तो इतना आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर नहीं आ रहा, मेरे से नहीं आ रहा। आप उस क्वेश्चन पे कम से कम 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट लगा देते हैं। मैंने खुद ने लगाए थे, ग्रुप डी के अंदर ही बता रहा हूं। मैं जब ग्रुप डी का पेपर देने गया था तो मेरे साथ ये किस्सा हुआ कि मैं एक पेपर पे एक क्वेश्चन पे 5 मिनट लगाए, बहुत आसान क्वेश्चन था, लेकिन बाद में आंसर की आने पे पता चला कि उसका आंसर चारों ऑप्शंस में से किसी में भी नहीं था। मैंने बेवकूफी की, मेरे 90 मार्क्स ग्रुप डी में थे, 100 में से 90 मार्क्स, समझ रहे हो आप, और भी ज्यादा हो सकते थे अगर मैं उसमें 5 मिनट नहीं लगाता तो हो सकता है कोई और क्वेश्चन कर लेता। तो इस तरीके की गलती आप लोगों को नहीं करनी है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। सिली मिस्टेक से कैसे बचना है, सारे ऑप्शंस देखने के बाद ही क्वेश्चन का आंसर देना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ा कि कोई क्वेश्चन पढ़ा और डायरेक्ट पहला ऑप्शन देखा आंसर लगा दिया। एग्जामिनर भी बहुत चालाक होता है, जो क्वेश्चन का आंसर आपको लग रहा है कि भैया ये पहले दिन, आप चारों ऑप्शन पढ़िए। एमसीक्यूज क्वेश्चंस का रूल होता है कि मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर देना है, जो सबसे ज्यादा सटीक हो, समझ रहे हैं। हो सकता है जब आप चारों ऑप्शन पढ़ें तो आपको जो पहला ऑप्शन सही लग रहा था उससे भी बेस्ट ऑप्शन देखने को मिल जाए, तो आपको वही आंसर करना होगा। इसी तरीके से जल्दबाजी में किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं देना है। कई बार क्या होता है, आसान क्वेश्चन दिखता है, हम जल्दबाजी में आंसर लगा देते हैं, ये बेवकूफियत है। आराम से पढ़ के उस क्वेश्चन को ढंग से आंसर करना है। इजी क्वेश्चंस के आंसर को भी एक बार चेक जरूर कर लें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो ऐसे क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लेना है कि सही नहीं की बात कर रहा है कि सही की बात कर रहा है। कुछ लोग क्या पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही, नहीं को छोड़ देंगे, सही है, और बस नहीं को भूल जाएंगे, पहले ऑप्शन आएगा वो सही होगा, उसी पर टिक कर दोगे कि हाँ ये तो सही है। बेवकूफियत है, ठीक है। इसको आपको ध्यान से पढ़ना है और कम से कम 2 बार ऐसे क्वेश्चन को जरूर से जरूर पढ़ना चाहिए। इसके अलावा आप लोगों को कौन सी ट्रिक्स अपनानी चाहिए, तो इलेमिनेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल करना चाहिए। इलेमिनेशन का क्या मतलब होता है, इलेमिनेट करना आना चाहिए आपको ऑप्शंस को, कि यार ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो इसका आंसर है ही नहीं, या तो ये होगा या ये होगा, इस तरीके से इलेमिनेशन आना चाहिए। अप्रोक्सीमेशन मेथड का यूज करना आना चाहिए। कई बार आपको लग रहा है कि यार ये वाली जो चीज है इसमें अब मेरे पास समय बचा नहीं है, कुल 20 सेकंड का समय है, और कोई क्वेश्चन है जोड़ का गुणा का किसी भी तरीके, तो जैसे उसमें लिखा हुआ है कि भाई साहब 39 की मल्टीप्लाई करना है आपको 549 से, समझ रहे हो, या 599 से करना है। आप सीधा 600 से 40 की मल्टीप्लाई करो, 6 24 आगे आंसर आ गया। अगर इसको लंबी वाली गुणा को आप करते तो बहुत टाइम लग जाता। तो ऐसे केस में अगर कभी अप्रोक्सीमेशन मेथड का यूज करना पड़े तो आप अप्रोक्सीमेशन मेथड का यूज करिए। यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट का बहुत ज्यादा यूज होता है। कई बार क्या है, कोई मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है, जैसे ऐसे दे रखा है 99 मल्टीप्लाई बाय 739 मल्टीप्लाई बाय 39, ये इतनी सारी चीज दे रखी है, सबको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इनकी यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करिए, आंसर देखिए। आपको आंसर में अगर पहली बात तो 90% क्वेश्चंस के आंसर यूनिट डिजिट से आ जाते हैं। आपने देखा कि एक ही जगह पे जो आपकी यूनिट आई है लास्ट में एक, वो एक ही जगह पे दिया हुआ है तो वही आंसर होगा। अगर आपको लग रहा है कि यार इस ऑप्शन में भी एक, इस ऑप्शन में भी एक है, तो फिर 2 डिजिट ले लो लास्ट की। लेकिन यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट के साथ साथ लास्ट डिजिट कॉन्सेप्ट में ये वाली चीज का आप कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। साइंटिफिक गैस करना अभी मैं सिखाऊंगा, किस तरीके से साइंटिफिक गैस करना है, किस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, किसको नहीं करना है, इसकी नॉलेज बहुत जरूरी है। अगर आपको अपने एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स गेन करने हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस क्वेश्चन को स्किप करना है। जैसे कि आपके एग्जाम में सीटिंग अरेंजमेंट के बड़े बड़े क्वेश्चन आ सकते हैं, आपके एग्जाम में पजल्स के क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, आपको लगे कि यार ये क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है। कई बार ग्रुप डी में देखा गया है कि टाइम एंड वर्क से भी इतने बड़े बड़े क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को पहली बार में अटेम्प्ट करना ही नहीं है।
भले ही आपको आते हैं, भले ही आपका सीटिंग अरेंजमेंट कितना भी अच्छा है, मेरी सलाह है कि आप पहली बार में उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ना करें। इसके अलावा डिफिकल्ट क्वेश्चंस के पीछे पड़ना ही नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कि यार मेरी ट्रिगोनोमेट्री तो बेस्ट है, कैसे साला छूट जाएगा क्वेश्चन। ये वाला ईगो एग्जाम में क्लैश नहीं करना है, आपका ईगो क्लैश नहीं होना चाहिए, ये बात याद रखना अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने तो। यूनिट्स के दम पर भी फॉर्मूला निकालकर क्वेश्चंस के आंसर निकाले जा सकते हैं। ये कैसे निकाले जाते हैं, ये बातों का आप लोगों को पता नहीं होगा शायद, इतनी बात आप लोगों को समझ आई। इसके अलावा मैं कुछ और बातें आप लोगों से बताना चाह रहा हूं। ये बात हो गई, ठीक है। इसके अलावा 3 तारीख को जैसे ही पेपर होता है, पेपर होने के जस्ट बाद YouTube पे सब एनालिसिस करवाते हैं। भले ही आपको क्वेश्चन देखने को ना मिले, लेकिन रियल में अगर आप खोजोगे तो भगवान भी मिल जाता है। तो वही मैं कहना चाह रहा हूं, अगर आप खोजोगे तो आपको रियल पेपर भी देखने को मिलते हैं। रियल में मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन मिल जाएगा, लेकिन ये अंदाजा हो जाएगा कि आईपीएल से क्वेश्चन आया है, ये अंदाजा हो जाएगा कि ओलंपिक से क्वेश्चन पूछा है। मैथ्स में इन चैप्टर्स को टच कर रहा है, रीजनिंग में इन चैप्टर्स को टच कर रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। साइंस में सिर्फ 10th की एनसीईआरटी की तरफ भागा है, या 9th की एनसीईआरटी का वेटेज बढ़ गया है, या नई वाली एनसीईआरटी के मोशन वो लीवर वाले चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चंस पूछ रहा है। मतलब इस तरीके से एक अंदाजा लग जाएगा। और जैसे ही ये अंदाजा आपको लगे, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जैसे ही आपको ये अंदाजा लगे, बेझिझक कहां कूद जाइए, उन्हीं चीजों पे फोकस करिए जो चीजें आपको एग्जाम से पता चली हैं कि ये चीज आ रही है, क्योंकि पूरा पैटर्न सेम टू सेम रहने वाला है। बाकी आप लोगों को करंट अफेयर्स की मार्किंग मेरे द्वारा बहुत बेहतरीन तरीके से प्रोवाइड करवा दी गई है। सारी की सारी करंट आप लोगों की कवर हो चुकी होगी, अब तक प्रिंट आउट आपने ले लिए होंगे। बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने आप लोगों को एक एक चीज, कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए सारी चीजें तो पढ़ नहीं पाता आदमी, तो कम से कम मोस्ट इंपॉर्टेंट ही पढ़ ले। ये सारी की सारी चीजें मेरे द्वारा आपको हिंदी और इंग्लिश में प्रोवाइड करवाई गई। और ना सिर्फ ये, बल्कि इतनी सारी चीजें, अभी जैसे कुछ बच्चे ये कह रहे थे कि भैया हमें सिर्फ करंट अफेयर्स की मार्किंग करनी है, कुछ लोग कह रहे थे कि भैया हमें सिर्फ टेस्ट लगाने हैं, कुछ लोग कह रहे थे भैया हमें पीवाईक्यू की बुक प्रोवाइड करा दो। तो उन लोगों के लिए ही स्पेशली ये जो एएलपी सीबीटी 2 वाले स्टूडेंट है, उन लोगों का डिमांड था कि भैया करंट अफेयर्स की मार्किंग हमें दे दो, हम कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम इन्हीं चीजों के लिए है। और भैया हमें केमिस्ट्री के और बायोलॉजी के शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करा दो जिसमें पीवाईक्यूज दिए हों 2025 वाले। तो मैंने आप लोगों को ये ओनली 99 रुपीज के अंदर वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे प्रोवाइड करवा दिया है। और ये उन लोगों को सबसे ज्यादा बेनिफिट करेगा। अगर आपका अभी तक एग्जाम सिटी नहीं आया है तो आप लोगों के पास निश्चित तौर से 9-10 दिन है, और 9-10 दिन के अंदर गारंटी के साथ आप इन सारी चीजों को कवर कर सकते हैं। इसके अंदर हम मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स हिंदी और इंग्लिश में मार्किंग आपको प्रोवाइड करवा दी गई है। फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के शॉर्ट नोट्स 20-20, 30-30 पेजेस के अंदर ही आप लोगों को प्रोवाइड कराए गए हैं। उनके पीछे ना सिर्फ नोट्स हैं वो, बल्कि उसके पीछे 2025 में आए हुए ग्रुप डी के क्वेश्चंस भी हमने प्रोवाइड करवाए हुए हैं। इसके अलावा साइंस की ग्रुप डी 2025 की 30 शिफ्ट वन लाइनर फॉर्म में, क्योंकि एक बात बताइए, हमारे पास 200-250 शिफ्ट टोटल हो रही है, 2018 की मिला लो, 2022 की मिला लो, और अब की मिला लो 2024 की, तो इतनी शिफ्टें तो हो नहीं सकती। तो हमने क्या किया, 2022 की 10 शिफ्ट उठाई, 30 शिफ्ट 2025 की उठाई, और 2025 की एएलपी टेक्नीशियन की भी 10-10 शिफ्ट उठाई, और ये सारी की सारी कंबाइंड बुक बना के हिंदी और इंग्लिश में आप लोगों को हमने प्रोवाइड करवा दी। तो ये बुक इसी के अंदर ओनली 99 रुपीज के अंदर आपको ये भी प्रोवाइड करवा दिया, ये भी प्रोवाइड करा दिया नोट्स, और ये भी प्रोवाइड करा दिया। ये दोनों हिंदी और इंग्लिश में है, ये ओनली हिंदी में है, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के जो नोट्स हैं। बात करते हैं ग्रुप डी के फुल मॉक टेस्ट। तो ये फुल मॉक टेस्ट ज्यादा समय है नहीं, तो अगर आप 5 टेस्ट भी लगा लेते हैं तो आपके पास बहुत इनफ टाइम होगा। लेकिन 5-6 टेस्ट अभी तक अपलोड फुल मैंने कराए हैं, ज्यादा नहीं कराए हैं, इसी वजह से जैसे ही पेपर होगा उस पैटर्न पे आधारित आपको आगे टेस्ट भी मिलते रहेंगे। ये आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देगा। और ग्रुप डी के टारगेट डे टेस्ट भी इसके अंदर इंक्लूड है, और इन टारगेट डे टेस्ट के अंदर लेटेस्ट हर चैप्टर से, चाहे वो मैथ्स का हो, रीजनिंग का हो, चाहे वो साइंस का हो, जो भी क्वेश्चन 2025 में आए हैं ग्रुप डी के अंदर, वो मैंने इसमें डलवाए हुए हैं। तो ये सारी चीजें ओनली 99 रुपीज में हमने प्रोवाइड करवाई हैं। तो अगर किसी का मन है तो वो वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे जा सकता है और देख सकता है। अगर आपका मन है टेस्ट सीरीज साइको की तैयारी करने का, तो आप अनलिमिटेड एजुकेशन से साइको की तैयारी कर सकते हैं। अगर आप उसमें वीआईपी 300 कोड लगाते हैं तो आपको 300 रुपए का वहां पे डिस्काउंट मिल जाएगा, और आप बेहतरीन तरीके से वहां पे तैयारी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, थ्योरी की तैयारी हम बहुत ही ज्यादा बेहतरीन कराते हैं, एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करवाते हैं। ओनली 251 रुपीज में आप हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। और जिस बुक की मैं बात कर रहा था
ये है बुक 3 in 1, इन तीनों बुक का कंबाइन हमने उस बुक के अंदर प्रोवाइड करवा दिया है। ये हिंदी की बुक है, इंग्लिश की भी बुक इसके नीचे है। ये देखिए, ये इंग्लिश वाली बुक है, 1 लाइनर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस, सब कुछ हमने इसके अंदर प्रोवाइड करवा दिया है। आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ आ रही होगी। तो चलिए, ये बातें जो इंपॉर्टेंट थी ये मैंने आपको बताई। अब हम चलते हैं कि किस तरीके से आपको साइंटिफिक गैस करना है। तो सबसे पहले कभी भी जय माता दी बोल के या जय हनुमान जी बोल के कभी भी तुक्का नहीं लगाना है। तुक्के होने चाहिए आपके साइंटिफिक। इससे आपको क्या मिलता है, कट ऑफ पार करने में सहायता मिलेगी। यहां पर आप लोगों को हमेशा निगेटिविटी की तरफ जाने की संभावनाएं रहती हैं। अब इसमें क्या है, तो सबसे पहला रूल ये कहता है कि अगर आप ऑप्शन एलिमिनेट कर पाए, यानी कि 4 ऑप्शंस होते हैं, अगर आपने अभी तुक्का मारा तो आपके चांस है 25% सही होने के, जो बहुत ही कम है। तो इसलिए अगर आपने 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया कि ये तो हो ही नहीं सकते, सिर्फ इन दोनों में से एक आंसर है, 100% उस क्वेश्चन का आंसर आप ले सकते हैं। उसमें आपके ज्यादा फायदा मिलता है, उसमें आपको प्रॉफिट देखने को मिलता है। इसके बाद हम बात करें तो मेरे प्यारे बच्चों, आप यहां पर देखें कि इसमें बताया गया है एलिमिनेशन। किस किस चीज का एलिमिनेशन, आने दो, चलो आ गया तो लाओ। ये देखो भाई, इसके साथ ये देखो क्या करा रहे पापा, राधे राधे बोलो बच्चों को, चलो बोलो राधे राधे, कहो इनको राधे राधे, आपका पेपर बहुत अच्छा हो, बोलो जल्दी बोलो। ये भाई हमारा बाबू है, ये परेशान करता है हमको। चलो जाओ बेटा, है मम्मा के पास जाओ, बाय बाय बोल दो जल्दी, बाय बाय। हाँ राधे राधे तो बोल दो। हाँ चलो भाई ठीक है, चलो 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 चलो। तो गाइज अब हम इस पे आ गए, ऑप्शंस एलिमिनेशन टेक्निक्स। तो ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक्स में हमें क्या देखना है, ऑप्शंस एलिमिनेशन में हमें देखना है कि अगर आपके चांस है 50%, तभी आपको हर हाल में अटेम्प्ट करना है। यहां पर अटेम्प्ट करना सिर्फ उन लोगों के लिए होता है जिनको लग रहा है कि उनका होना तो है ही नहीं सिलेक्शन, वो सिर्फ तुक्का मारना चाहते हैं, तब वो तुक्का मार सकते हैं। अदरवाइज हमेशा बचना है, कभी भी ऐसे में नहीं लेना है आपको निर्णय सिर्फ तभी लेना है जब आपने 2 एलिमिनेट कर दिए हो। कभी भी ऐसे प्रश्न को मत छोड़िए जिसमें आपने 50% विकल्प हटा दिए हैं, ये स्टैटिकली आप लोगों के सुसाइड करने जैसा होगा, इसलिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आइए, रूल नंबर 1 है कि आपको क्या करना है, ऑप्शंस को देख के किस तरीके से हम सही आंसर्स तक पहुंचते हैं। तो ये बोलते हैं हमेशा जो एग्जामिनर होता है ना, सही उत्तर के करीब कंफ्यूजिंग विकल्प को बनाता है। सही उत्तर के करीब क्या करता है, कंफ्यूजिंग विकल्पों को बनाता है। बहुत बड़े या बहुत छोटे मान आमतौर पर गलत होते हैं। कहने का मतलब यह है कि जैसे आपके पास 4 ऑप्शन है या 5 ऑप्शन है, तो उसमें जो पास पास के ऑप्शंस होंगे ना, उनके चांस ज्यादा होते हैं सही होने के। ठीक है, जो एकदम से अलग वैल्यू होगी उसके चांस कम होते हैं, क्योंकि वो खुद चाहता है कि आप कंफ्यूज हो ऑप्शंस को देख के, इसलिए वो पास पास बनाता है। तो कहने का मतलब यह है, स्टेप 1 सबसे छोटी 0.4 और सबसे बड़ी 40 वैल्यू को तुरंत काट दें। अगर तुक्का मारना है तो देखिए, अगर आपका डायरेक्टली आंसर आ गया है तब तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो ऐसे केस में आप सबसे बड़ी और छोटी वैल्यू को काट सकते हैं, क्योंकि वो कंफ्यूज करने के लिए आपको ऐसा उत्तर दे रहा है। तो अब आपके पास क्या ऑप्शन बचे, 0.4 आपने काट दिया, 40 काट दिया, अब आपके पास 4 mm बचा। तो मुकाबला केवल मध्य मानों के बीच होता है, तो आंसर फिर 4 mm के पक्ष में ज्यादा जाएगा। और 3 ऑप्शन समान है तो वो एक दूसरे के आंसर ज्यादातर समान होने की पॉसिबिलिटी है कि 4 mm ही होगा, 8 mm नहीं होगा, क्योंकि वो इन्हीं में कंफ्यूज करने की कोशिश आपके साथ कर रहा है। तो समझ रहे हो आप, वो ये 4 ऑप्शन सेम टू सेम इसलिए दे रहा है कि इन्हीं में वो कंफ्यूज करना चाह रहा है। तो एक ऑप्शन वो कहीं भी क्या होता है, जैसे आपका 4 mm आंसर आ रहा है तो वो क्या करेगा, एक पॉइंट पीछे लगा देगा, एक पॉइंट आगे लगा देगा, इस तरीके से आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। तो कोशिश करें कि ऐसे केसेस में आप इस तरीके से आंसर को दे सकते हैं। अगला है ऑल ऑफ द एबव का है। तो कहीं भी अगर ऑप्शन में आपको ऑल ऑफ द एबव दिखे, यानी कि उपरोक्त सभी, तो उस क्वेश्चन के 90% चांस होते हैं कि उस क्वेश्चन का आंसर वही होगा। ठीक है, जब यह विकल्प मौजूद हो तो 90% से 95% मामलों में यही उत्तर सही होता है। आप इसे, अगर आपको तुक्का मारना है तो इसकी तरफ आप जा सकते हैं। परीक्षक शायद ही कभी ऐसा प्रश्न बनाता है जिसका उत्तर मौजूद ही ना हो, यह केवल 5 से 10% बार ऐसा होता है। इसलिए अगर आपको तुक्का मारना है तो आप ऑल ऑफ द अबव की तरफ जा सकते हैं। क्वेश्चन में अगर कहीं नन ऑफ द अबव दिया हुआ है, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ऐसे क्वेश्चंस के चांसेस जो है ना के बराबर होते हैं सही होने के, नन ऑफ द अबव होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन है कि अगर आपको समान विकल्प देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि यहां पर दिया गया है +30 और -30, तो इसमें क्वेश्चन में
ज्यादातर आंसर सही होने की संभावनाएं होंगी कि आपका आंसर इन दोनों में से ही कोई एक होगा। समझ रहे हैं आप? जब दो विकल्प बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं लेकिन केवल चिन्ह बदले हुए हों तो 90% पॉसिबिलिटी है कि आपका आंसर उन दोनों में से ही एक होगा। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, इधर के आंसरों की तरफ जा सकते हैं। अब अगला क्या सोच सकते हैं आप, तो अगला क्या है, अन्य सभी विकल्पों में -60 +60 को तुरंत हटा देना है। चूंकि 3 विकल्प निगेटिव हैं, उत्तर के निगेटिव होने की संभावना ज्यादा है। अब देखो और ज्यादा थिंकिंग करनी है, तो पहले नंबर पे तो आपने इन दोनों ऑप्शंस को काट दिया। अब आपने देखा कि इन सब में निगेटिविटी ज्यादा है। क्या? चूंकि 3 विकल्पों में निगेटिव, अब अभी यहां पे तो नहीं है, लेकिन अगर आपको दिखता कि यहां भी माइनस था तो आप देखते कि भाई साहब यहां भी माइनस, यहां भी माइनस, यहां भी माइनस, तो फिर एग्जामिनर क्या चाहता है, आपको कंफ्यूज करना चाहता है। इसलिए निगेटिव वाला आंसर के सही होने की ज्यादा संभावनाएं होती। अभी अगर आपको यहां पर आंसर करना है तो देखिए, अंधों की तरह किसी भी ऑप्शन को टिक कर देना ये तो बेवकूफियत है। आप अगर साइंटिफिक लॉजिक लगाते हैं तो ये आंसर तो कट गए, अब आप इन दोनों में से लगा सकते हैं। और अगर यहां पर गलती से माइनस दिया हुआ होता तो मेरे प्यारे बच्चों फिर आंसर -30 की तरफ ही ज्यादा जाने की संभावनाएं होती। ये जाल होता है। और ये एआई से भी अगर क्वेश्चन ड्राइव किए जाए ना तो एआई भी इन टेक्निक्स का यूज करता है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। और ये सारी की सारी चीजें एआई हो या एग्जामिनर हो, उनके माइंड की ही यहां पर दी गई हैं। रीजनिंग के क्वेश्चंस में कथन और निष्कर्ष में कई बार आपको देखने को मिलता है केवल ऐसा ही होगा, हमेशा ऐसा ही होता है, नेवर, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ये सभी कथन सही हैं, पूरी तरह से ये कथन सही है। अगर आपको ऐसे वर्ड देखने को मिल जाए तो ऐसे कथन की सही होने की संभावनाएं ना के बराबर होती हैं। ये कथन सही नहीं होते हैं, ठीक है, ये बात याद रखें। ऐसे सेंटेंस जो है वो रेड फ्लैग हैं, इनके संबंध सही होने की संभावनाएं बहुत कम होती हैं। कहीं लिखा हुआ हो कि ऐसा हो सकता है कुछ, अगर आमतौर पर ऐसी चीजें अगर लिखी हैं तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसी चीजों को, ये साइंटिफिक वर्ड है, विज्ञान और अर्थव्यवस्था के प्रश्नों में संभावना दर्शाने वाले शब्द अक्सर सही माने जाते हैं। रीजनिंग में भी यही शब्द सही माने जाते हैं, ये बात याद रखना। ये एक्सट्रीम वर्ड है, ये एक्सट्रीम वर्ड सही नहीं होते हैं, ठीक है। इसके अलावा पांचवा है ऑप्शन बी और सी का बेसिक। देखिए कई बार क्या होता है, आज तक जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उन सब में ये देखा गया है कि वैसे तो 25-25% पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन बी और सी ऑप्शन की पॉसिबिलिटी हमेशा हर एग्जाम में ज्यादातर देखा गया है कि 30% बी, 35% सी, इस तरीके से पॉसिबिलिटी रही है सही होने की मार्क्सों की। मतलब 30-30% तक चला जाता है, ये 25% से ज्यादा का लॉजिक है। तो कई बार बी और सी ऑप्शन चुनना सही माना जाता है। इसके पीछे लॉजिक ये है कि एग्जामिनर कभी भी ये नहीं चाहता कि आप पहले ही आंसर देख के टिक कर दो, तो पहले नंबर पे आंसर बहुत कम देता है। एग्जामिनर ये भी नहीं चाहता कि आप एकदम से दूसरे ऑप्शन पे ही टिक कर दें। एग्जामिनर ये भी नहीं चाहता कि आप लास्ट तक सारे ऑप्शंस को चेक करें, इसलिए डी ऑप्शन होने की संभावनाएं बहुत कम होती हैं। एग्जामिनर ये चाहता है कि आप पहला ऑप्शन टिक ना करें, लास्ट तक भी ना देखें सारे को, तो बी या सी में से ऑप्शन सही होने की संभावनाएं ज्यादा बनती हैं, इसलिए आप इन चीजों की तरफ जा सकते हैं। तो इस तरीके का लॉजिक आज तक के सारे एग्जाम्स में देखने को मिला है कि ए ऑप्शन लगभग 20-25% तक सही होता है, डी ऑप्शन भी 20-25, लेकिन इनकी जो संभावना है, इनकी ज्यादा संभावना होती है बी और सी की। तो एग्जामिनर साइकोलॉजी परीक्षक अक्सर ए को सही उत्तर बनाने से बचते हैं, बी या सी को प्राथमिकता देते हैं। उसके पीछे रीजन ये है कि वो ये चाहते हैं कि बच्चा दिमाग लगाए। अगर आपको भी क्वेश्चन पेपर बनाने दिया जाए तो आप पहले ही नंबर पे आंसर नहीं रख दोगे, आप भी सोचोगे कि बच्चा पहले नंबर पे दिमाग लगाए और फिर आगे पढ़े, ठीक है। कब करना है? जब परीक्षा खत्म होने में 5 ही मिनट बचे हो, 2 मिनट बचे हो, कट ऑफ से बाहर हो रहे हो, तब आप ये वाला लॉजिक लगा सकते हो। ये वही है जय माता दी वाला। लेकिन ऐसे में भी ये नहीं करना चाहिए कभी भी कि आज बी लगा दिया, सी लगा दिया, बी लगा दिया, सी दे नहीं। या तो लगाना है तो बी भी लगाना है सब में। अगर आपको तुक्का मारना है, पहली बात तो तुक्का मत मारो, मैं तो कहता हूं 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, मत मारो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि यार मार देता हूं, तो फिर इस तरीके की चीजें अपनानी चाहिए। लेकिन ये लॉजिक जो है उनके एग्जाम के लिए ज्यादा बेहतर होता है, जहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आपके यहाँ 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, तो ऐसा लॉजिक ना लगाएं। तो ये सारी की सारी चीजें थी जो अभी तक हमने बताई। सबसे पहले आप लोगों को इलिमिनेट करना आना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा क्या होता है, डायमेंशंस या यूनिट्स के दम पे भी आप सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं। यहां पर बोल रहे हैं पूरा फॉर्मूला सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है, केवल विकल्पों की इकाइयां देखो।
आज देखिए, जैसे हम मान लेते हैं आपको कोई क्वेश्चन दिया और नीचे आंसर में दिया हुआ है न्यूटन मीटर, तो आपको समझ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं एफ डॉट डी एस की बात हो रही होगी, यानी कि न्यूटन मतलब बल, मीटर मतलब विस्थापन। तो इसमें कहीं ना कहीं लास्ट में एफ डॉट डी एस वाला फॉर्मूला लग रहा होगा। तो आपने सोचा डब्ल्यू बराबर एफ डॉट डी एस। अब आपने देखा कि एफ आ रहा है फॉर्मूले में और हमें दिया हुआ क्या है, एफ तो दिया हुआ ही नहीं है। तो फिर आप ऊपर देखोगे एम दिया हुआ, ए दिया हुआ, तो एफ बराबर एम निकाल लेते हैं वहां से। देखो ये फॉर्मूले का लॉजिक किस तरीके से लगाया जाता है। जैसे कि आपने आंसर में देखा, आपके आंसर में दिया हुआ था न्यूटन मीटर, इससे आपको समझ आया कि फॉर्मूले में कहीं ना कहीं ये न्यूटन एफ का मात्रक होगा, मीटर मतलब एस या डीएस। तो ये तो आपको समझ में आ गया कार्य का मात्रक है, ठीक है। चलो अब आपने ऑप्शन में देखा कि भाई साहब ऊपर क्वेश्चन देखा, आपने देखा कि एफ तो दिया हुआ ही नहीं है, लेकिन आपने क्वेश्चन में पता चला कि एम दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। तो सवाल तक पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए, यूनिट्स के दम पर ही आप पहुंच गए, आपको पता ही नहीं था क्या लगाना है क्या नहीं लगाना। अब मान लेते हैं आपको ए भी नहीं दिया हुआ है, आपको बी और टी दिया हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ एम गुणा डीवी अपॉन डी टी इंटू डी एस, ये दिया हुआ है, समझ रहे हो आप। मान लेते हैं कि आपको वहां पर डीएस भी नहीं दिया हुआ, डीटी भी नहीं दिया हुआ, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं एम डीवी अपॉन ये डीएस अपॉन डीटी को फिर डीवी लिख दो, यानी कि अगर आपको वेलोसिटी पता है तो आप उसका स्क्वायर कर लो खाली, तो वेलोसिटी भी अगर दी हुई है तब भी आप आंसर तक पहुंच जाओगे। तो ये सारी की सारी चीजें होती हैं जिनको आप फॉर्मूलाज के दम पे, यानी कि यूनिट अगर दी हुई है, यूनिट तो हमेशा ही दी जाती है, ठीक है, आंसर में, तो उनके दम पे भी आप आंसर कर सकते हैं। इसके अलावा मेंसुरेशन में एक ट्रिक बताई है कि आप इस तरीके की ट्रिक का यूज कर सकते हैं, इसको आप पढ़ लो, मैं बताने की जरूरत नहीं है, टाइम ज्यादा हो रहा है। इसके अलावा मैं आपसे ये कहूंगा, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री का कोई सवाल नहीं हो रहा है और वो जोड़ का सवाल है और आपको तुक्का लगाना है, जोड़ या घटा दिया हुआ है, तो आप उसमें जीरो की तरफ जा सकते हैं। अब देखिए ऑप्शन में एक भी होगा तो आप एक ऑप्शन ना लगाएं, क्योंकि एक ऑप्शन कभी भी जोड़ घटा में नहीं हो सकता, आंसर बहुत मुश्किल से आएगा, लेकिन जीरो आने की संभावनाएं सबसे ज्यादा होती हैं। ऐसे ही गुणा या भाग का सवाल है ट्रिग्नोमेट्री में, तो उसके एक आंसर आने की संभावनाएं सबसे ज्यादा होती हैं। इस तरीके की चीजें हैं जो आप लोगों ने देखी। तो ये जैसे इन्होंने बताया रीजनिंग में कोई सवाल सोल्व करना है तो आप सारी पैटर्न को मत देखो, किसी एक चीज को देखो, जैसे ये वाले चिन्ह को देख रहे हैं, इसी चिन्ह के दम पे आंसर दे सकते हो, ठीक है, पूरी चीजों को नहीं देखना होता है। इसके अलावा कथन कारण का ट्रिक क्या है, तो इन्होंने बोला है क्या कारण तथ्यात्मक रूप से सही है। परीक्षक कथन कारण के प्रश्न इसलिए बनाता है ताकि वह एक कॉन्सेप्ट को समझा सके। यदि दोनों कथन फैक्चुअली रूप से सही हैं तो 80% संभावना है कि उत्तर ए व्याख्या करता है और बी व्याख्या नहीं करता है में से सही होगा। सी और डी को तभी चुने जब आपको 100% यकीन हो कि कोई एक लाइन पूरी तरीके से गलत है, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन है कि ए बी की सही व्याख्या करता है, तो ऐसे केस में क्या लगाना है। अब थर्ड राउंड यह है समय और जोखिम, टाइम मैनेजमेंट। केवल ये तो चलो छोड़ो, राउंड 1 और राउंड 3 मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। पहला राउंड 0 से 60 मिनट में हो जाना चाहिए, पूरे क्वेश्चन देख लेने चाहिए। दूसरे राउंड में 60 से 80 मिनट में हो जाना चाहिए, जिसमें आपके 50-50 एलिमिनेशन वाले क्वेश्चन को आप कर सकते हो। लास्ट के 10 मिनट जो बचे उसमें आप एक बार देख लो, अगर आपको कठिन क्वेश्चन कोई हो पा रहा है तो ठीक है, नहीं हो पा रहा है तो जो भी, मतलब 3 राउंड लगा देने चाहिए। ओवर थिंकिंग कभी नहीं करना चाहिए। सरल प्रश्नों में छिके हुए सुराग खोजना बंद कर दो। जो पहली नजर में स्पष्ट उत्तर लग गया वही आंसर सही है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चंस को देखते रहते हैं और सही आंसर लगाया हुआ भी बदल देते हैं। तो परीक्षा के अंतिम मिनटों में घबराहट के कारण अपने पहले चुने हुए गए उत्तरों को मत बदलो। उसके पीछे इसलिए एक रीजन होता है कि माइंड जो पहली बार में क्वेश्चन को सही कर लेता है, आप उसमें बार बार सोचते हो तो फिर वो लास्ट टाइम पे आपका दिमाग सही से काम नहीं कर रहा होता है, ऐसे में आप आंसर गलत चूज कर लेते हो। ईगो प्रॉब्लम, किसी एक प्रश्न पर 90 सेकंड से ज्यादा बर्बाद मत करो। परीक्षा में ज्ञान से ज्यादा स्किप करने की कला महत्वपूर्ण होती है। तो ये सारी की सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी, जो भी चीजें आप लोगों को एलिमिनेट करनी थी। तो ये एक फॉर्मूला है, ध्यान से देख लीजिए। लास्ट में ऑल ऑफ द अबव दिखे तो 90% वही उत्तर होगा। बहुत ही बड़ी या बहुत ही छोटी संख्याओं को हटा दें, समान दिखने वाले उत्तरों जैसे कि प्लस माइनस में से ही सही उत्तर, ये मैंने सारी चीजें आपको समझाई हैं, इन चीजों को आप देख लीजिएगा। तो मेरी ओर से आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से पेपर दीजिएगा, घबराना नहीं है। अगर आप घबरा गए तो आपकी पूरी की पूरी मेहनत बर्बाद हो जाती है, इसलिए आपको बिना टेंशन के अपने एग्जाम को देना है। और अगर आप अभी भी आपकी एग्जाम सिटी नहीं आई है और आप अच्छे मार्क्स गेन करना चाहते हैं तो मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप इस 99 रुपीज वाली चीजों को जरूर से जरूर यूटिलाइज करें। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो ओनली 25 रुपीज में ये वाली बुक प्रोवाइड कराई हुई है, साइंस के
पी बाई क्यूज, क्योंकि इतनी सारी शिफ्ट है सबको तो नहीं कर सकते, तो हमने क्या किया है 10 शिफ्ट स्टार्टिंग की, 10 बीच की और 10 लास्ट की ली है, जिसको आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से एनालिसिस करके जा सकते हैं बहुत ही कम समय में। मतलब एक पेज पे 3 शिफ्ट है, आप सोच सकते हैं कि एक पेज पे 3 शिफ्ट है तो कितनी आसानी से टोटल 20 पेजेस में 30 शिफ्ट का आप एनालिसिस कर सकते हैं, यानी कि 10 पेपर के अंदर। क्या एक दिन में 2 पेपर या 3 पेपर नहीं पढ़ सकता बच्चा? बड़े आराम से पढ़ के जा सकता है। और ये एक ऐसी चीज है जिसमें क्रिस्प में, मतलब बहुत ही शॉर्ट टाइम में आप रिवीजन करके जा सकते हैं। तो अगर आपका मन है, देखिए बाद में आप 5 नंबर 10 नंबर बढ़वाने की कोशिश करें, कोई नहीं बढ़ा सकता, लेकिन आज ये बात की गारंटी होती है कि आप अगर इन चीजों को पढ़ के जाते हैं तो निश्चित तौर से कम 4-5 नंबर एक्स्ट्रा ले सकते हैं। आपके पास एक चांस बनेगा, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स मैंने मार्क करके दी हुई है, तो वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे जाके आप इसमें एनरोल कर सकते हैं और सारी की सारी चीजें हमने उसके अंदर प्रोवाइड करवाई हुई हैं। तो आई होप कि आप लोगों को बातें समझ आ रही होंगी। बाकी मैं एक बार दिखा भी देता हूं। देखिए यहां पर अगर आप आए इसमें कोर्सेज में अगर आप क्लिक करें जल्दी से, और फिर इसके बाद ग्रुप डी स्पेशल बैच फॉर एएलपी एस्पायरेंट, इस पर क्लिक करें व्यू कोर्स में, और इसके अंदर सारी चीजें यहाँ पर देखिए, शॉर्ट नोट सारे के सारे, रीजनिंग, करंट अफेयर्स हिंदी, करंट अफेयर इंग्लिश, फिर इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए इंपोर्टेंट बुक्स, ग्रुप डी पीवाईक्यू, साइंस, साइंस में देखिए मैथ्स, वो साइंस में देखिए ग्रुप डी पीवाईक्यू, ठीक है, इंग्लिश की, यहाँ पर हिंदी की सारी बुक्स यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराई हुई है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसी के साथ साथ यहाँ पर देख लीजिए फिजिक्स केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी, ये शॉर्ट नोट्स भी दिए हुए हैं। यहाँ पर आपको टेस्ट भी प्रोवाइड कराए हुए हैं, फुल टेस्ट, ये देखिए आपको टारगेटेड टेस्ट, ये आप 99 रुपीज में एक्सेस कर सकते हैं। और एग्जाम के टाइम तक, जब तक आपका एग्जाम खत्म नहीं होगा, इसकी वैलिडिटी है, बेहतरीन तरीके से इसका लुत्फ उठा सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।